घोड़ों की गड़गड़ाहट, पतझड़ की धूप में तलवारों की चमक। पुरुष घुड़सवार दुश्मन की ओर बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हटते। झंडे हवा में लहरा रहे हैं, चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। यह वही छवि है जिसे कविता और चित्रकला में अमर कर दिया गया है। यह साहस का इतना शुद्ध दृश्य है जैसे किसी किंवदंती से निकला हो। लेकिन इस कविता के पीछे रूसी तोपों का धुआं छिपा था। छर्रों की चीख और मरते हुए लोगों की चीखें थीं। क्रीमियन युद्ध ऐसा दिखने के लिए नहीं था। यह तो महान शक्तियों के बीच एक साफ सुथरा निर्णायक संघर्ष होना था। ब्रिटेन, फ्रांस और उस्मानी साम्राज्य की ताकत को सारवादी रूस की महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ साबित करने का मैदान होना था। वर्दियां चमकीली थीं, पंख भव्य थे और युद्ध भावना ऊंची थी। वेलिंगटन और नेपोलियन की लड़ाइयों का अध्ययन करने वाले अधिकारियों के लिए यह अभियान गौरव और पदोन्नति का वादा था। फिर भी जिस युद्ध में वे जा रहे थे वह पहले ही अलग युग का था। राइफल्ड मस्कट्स ने वाटरलू के समय कल्पना से ज्यादा दूर सैनिकों को गिरा दिया। गोले और रॉकेट्स खाइयों के ऊपर फट रहे थे, शरीरों को ऐसे चीर रहे थे जैसे कोई शिष्टता का चित्रकार दिखाने की हिम्मत भी न करे। टाइफस और हैजा जंग के शिविरों में सर्दियों के दौरान मंडराते रहे और स्कूटारी के गीले बीमारी से भरे अस्पतालों में घायल ऐसे गंदगी में पड़े थे जो किसी भी रूसी बंदूक से ज्यादा निश्चित रूप से मार डालती थी। यह संघर्ष दो दुनियाओं के बीच के मोड़ पर लड़ा गया था, पुरानी जो वीरता के रोमांटिक आदर्शों में लिपटी थी और नई जो धुएं, कीचड़ और लोहे में जन्मी थी। इसका अंत खून और सुधार में लिखे गए सबकों के साथ हुआ, लेकिन साथ ही उन मृतकों के साथ भी जो मरने का नाम नहीं लेते थे। जनरल पंखों वाली टोपी पहनते थे, सैनिक चमकीले रंगों में मार्च करते थे, लेकिन जो युद्ध वे लड़ने जा रहे थे वह हर वर्दी से सारी चमक छीन लेगा। 20वीं सदी के चरम पर वैश्विक संघर्ष को गठबंधनों, संसाधनों और सिर्फ कुछ नेताओं के फैसलों ने परिभाषित किया। कई मायनों में इतिहास बिल्कुल अलग हो सकता था और यही वह स्थिति है जिसे आप सुप्रीमेसी वर्ल्ड वॉर 3 में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे जैसे 19वीं सदी का मध्यकाल सामने आया, उस्मानी साम्राज्य जो लंबे समय से यूरोप और एशिया के बीच एक मजबूत दीवार था, अपरिवर्तनीय पतन के कगार पर खड़ा था। कभी शक्तिशाली सेनाओं और भूमध्य सागर व्यापार के स्वामी होने का दावा करने वाला उस्मानी साम्राज्य 1850 के दशक तक कमजोर हो चुका था, भारी कर्ज में डूबा हुआ था, असफल सुधारों से कमजोर हो गया था, उसके बाल्कन और लेवांत प्रांतों में बढ़ते राष्ट्रवाद से बिखर गया था और यूरोप के औद्योगिक होते राज्यों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। उसकी सेना जो कभी जनिसरी कोर पर केंद्रित थी, अब अनुशासन और धन की कमी से जूझ रही थी। उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी क्योंकि अटलांटिक व्यापार मार्गों ने ध्यान उस्मानी बंदरगाहों से हटा दिया और उसकी जनसंख्या रूस की तेज वृद्धि के मुकाबले मुश्किल से बढ़ी। इन सब वजहों से उस्मानी साम्राज्य को यूरोप का बीमार आदमी कहा गया, क्योंकि वह मृत्यु के कगार पर था। आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद, खासकर तंजीमात सुधारों के तहत जो 1830 के दशक में शुरू हुए थे, साम्राज्य के पास अपनी साख बहाल करने के लिए संसाधनों की कमी थी। अपनी सेना नौसेना बनाए रखने के लिए उसे बाहरी कर्ज चाहिए थे, जबकि औद्योगिक क्षमता अब भी दूर थी। जैसे जैसे उस्मानी साम्राज्य की पकड़ कमजोर होती गई, यूरोप की बड़ी ताकतों ने उसकी बची हुई जमीनों पर लालची नजरें डालनी शुरू कर दी। यह छुपी कमजोरी अंत में उस भू राजनीतिक पहेली बनी जिसे राजनयिक पूर्वी प्रश्न कहते हैं। अगर उस्मानी शासन गिरा तो उसकी जगह कौन आएगा? रूस ने ज़ार निकोलस प्रथम के नेतृत्व में वही मौका देखा। उस्मानी संप्रभुता के तहत अनऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की रक्षा के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करते हुए उसने अधिक प्रभाव की मांग की। यरूशलेम में ईसाई पवित्र स्थलों के नियंत्रण पर विवाद भड़का। नेपोलियन तृतीय के नेतृत्व में फ्रांस ने कैथोलिक विशेषाधिकारों के लिए दबाव डाला, जबकि रूस ने अनऑर्थोडॉक्स हितों की रक्षा की। जब सुल्तान ने 1852 में औपचारिक रूप से फ्रांस को अधिक अधिकार दिए, तो रूस ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी
और प्रिंस मेंशिकोव को अनऑर्थोडॉक्स संरक्षण के दावों को आगे बढ़ाने के लिए भेजा, जिन मांगों को सुल्तान ने सिरे से खारिज कर दिया। जुलाई 1853 में रूसी सैनिकों ने मोल्दाविया और वलाचिया की डेन्यूबियन रियासतों में प्रवेश किया, जो उस्मानी प्रभुत्व के क्षेत्र थे, ताकि अनऑर्थोडॉक्स संरक्षण लागू किया जा सके और कूटनीतिक बढ़त हासिल की जा सके। कई महीनों की तनावपूर्ण कूटनीति के बाद उस्मानिया साम्राज्य ने 4 अक्टूबर 1853 को युद्ध की घोषणा की। उन्होंने रूस को पीछे हटने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद हमले की चेतावनी दी। उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध से यूरोपीय समर्थन मिलेगा और घरेलू अशांति कम होगी। घोषणा के तुरंत बाद डेन्यूब पर उस्मानिया सेनाओं ने रूसी सैनिकों के साथ छोटे मोटे संघर्ष किए, जैसे ओल्टेनित्सा में, लेकिन युद्ध ने निर्णायक मोड़ समुद्र में लिया। 30 नवंबर 1853 को रूसी काला सागर बेड़े ने सिनोप में लंगर डाले उस्मानिया स्क्वाड्रन पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने गोलेबारी से फ्रिगेट, कॉर्वेट और ट्रांसपोर्ट जहाज डुबो दी। ब्रिटेन और फ्रांस में इसे नरसंहार माना गया, जिसमें करीब 2000 उस्मानिया नाविक मारे गए। यह युद्ध आधिकारिक युद्ध घोषणा के बाद पहली बड़ी सैन्य भिड़ंत थी और इसने पश्चिमी हस्तक्षेप के लिए एक स्पष्ट युद्ध का कारण प्रदान किया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी जनमत में तुरंत आक्रोश फैल गया। अखबारों ने रूस की कार्रवाई को बर्बर बताया और सरकारें पूरी तरह शामिल होने को तैयार हो गईं। 1854 की शुरुआत तक ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस से प्रमुख क्षेत्रों से पीछे हटने का अल्टीमेटम जारी किया, और जब रूस ने इसका पालन नहीं किया तो दोनों ने मार्च में युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन ने 27 तारीख को और फ्रांस ने 28 तारीख को। ब्रिटिश नेताओं के बीच भू रणनीतिक चिंता व्यापक थी। लॉर्ड पामरस्टन ने भावना व्यक्त की। ब्रिटेन युद्ध में सुल्तान को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि रूसियों को कॉन्स्टेंटिनोपल से बाहर रखने और उन्हें जलडम भूमध्य पर नियंत्रण से रोकने के लिए था, क्योंकि ये पूर्व और ब्रिटेन के गहना भारत के लिए महत्वपूर्ण मार्ग थे। बाल्कन और काला सागर में रूस की सफलता ने नेपोलियन के बाद की शक्ति संतुलन को अस्थिर करने और ब्रिटिश वैश्विक व्यापार को कमजोर करने की धमकी दी। इस बीच ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाई, लेकिन एंग्लो फ्रांसीसी स्थिति का समर्थन किया। ऑस्ट्रिया ने रूस पर दबाव डाला कि वह पीछे हटे और 1854 के मध्य में उन रियासतों पर कब्जा कर लिया, जिससे डेन्यूब क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करते हुए ओटोमन मोर्चा मजबूत किया। इस रणनीतिक संदर्भ में सार्डिनिया पिडमोंट का साम्राज्य एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में था। प्रधानमंत्री कैवूर ने एक अवसर देखा। लगभग 10,000 से 17,000 सैनिकों को सहयोगियों की मदद के लिए भेजकर पिडमोंट को पेरिस की कांग्रेस में राजनयिक लाभ मिलता और फ्रांसीसी सहानुभूति भी इतालवी एकीकरण के पक्ष में हो जाती। सार्डिनिया की भागीदारी ने बदलते गठबंधनों की भविष्यवाणी की, जो शताब्दी के बाकी भू राजनीतिक परिदृश्य में गूंजती रही। जब तक क्रीमिया की जमीन पर पहली गोलियां चलीं, यूरोप की प्रमुख शक्तियां पहले ही अपने अपने पक्ष चुन चुकी थीं। जो एक क्षेत्रीय संघर्ष था, साम्राज्य का पतन, धार्मिक विवाद और असद की महत्वाकांक्षाएं अब लगभग पूरे महाद्वीप में फैले युद्ध में बदल गया। और भले ही आने वाली लड़ाइयां बीते युग के झंडों और सेनाओं के गठन के साथ लड़ी जाएंगी, युद्ध की वास्तविकताएं बदलने लगी थी। क्रीमियन अभियान ने नेपोलियन युग की चालों से एक नए औद्योगिकीकृत प्रकार के युद्ध की शुरुआत की धीमी और दर्दनाक परिवर्तन को चिह्नित किया। सिनोप में ओटोमन बेड़े के नष्ट होने के बाद यूरोप युद्ध के लिए तैयार हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस की आक्रामकता को दंडित करने का संकल्प लिया। मार्च 1854 तक दोनों शक्तियों ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी थी और नौसैनिक बेड़े काला सागर में प्रवेश कर गए थे। मित्र देशों का मकसद रूस पर बड़े पैमाने के हमले से बचना था, जिसे अव्यावहारिक और राजनीतिक रूप से जोखिम भरा समझा गया। इसके बजाय वे अपनी सेनाओं को सेवस्तोपोल पर केंद्रित करेंगे, जो रूसी काला सागर बेड़े का मुख्यालय था, जो क्षेत्र में प्रमुख नौसैनिक शक्ति और दक्षिण में रूसी शक्ति की रीढ़ था।
सेवस्तोपोल से रूसी बोस्फोरस और डार्डानेल्स की अहम जलडम भूमध्य सहित उस्मानी क्षेत्रों को सीधे धमकी दे सकते थे। सेवस्तोपोल पर हमला कर मित्र राष्ट्र रूस की नौसैनिक धमकी खत्म कर सकते थे, बाल्कन में उसकी प्रतिष्ठा घटा सकते थे, रूस को वार्ता के लिए मजबूर कर सकते थे और उस्मानी साम्राज्य की रक्षा कर सकते थे। मित्र राष्ट्रों ने शुरू में उस्मानी क्षेत्र वारना में इकट्ठा होना शुरू किया, जहां गर्मियों तक उन्होंने 60,000 से ज्यादा सैनिक, मुख्यतः फ्रांसीसी, ब्रिटिश और हजारों उस्मानी सैनिक भी जमा कर लिए थे। अभियान की शुरुआत से ही अव्यवस्था के कारण अधिकांश भाग बाधित हो गया था। जैसे ही अभियान बंदरगाह से रवाना हुआ, योजना की कमियां साफ तौर पर सामने आ गई। 14 सितंबर 1854 को मित्र देशों की नौसेना ने क्रीमिया के कैलामिटा बे में कठिनाई भरी लैंडिंग शुरू की, जिसे बाद में कैलामिटी बे कहा जाने लगा। फ्रांसीसी, जो बेहतर तरीके से तैयार थे, आश्रय में जल्दी उतर गए, जबकि ब्रिटिश लोग तूफानी समुद्र और मूसलाधार बारिश के बीच किनारे तक पहुंचे। ब्रिटिशों को उम्मीद थी कि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पैदल सेना को उतारा, जिसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई, जबकि उन्हें एक शांत बंदरगाह मिला था। लेकिन जैसे ही तूफान आया, उन्होंने अपनी घुड़सवार सेना और सामान दोनों को उतारने की कोशिश की, जिससे एक अव्यवस्थित आपदा हो गई। लहरों से जूझते हुए कई घोड़े दुर्भाग्यवश डूब गए और सामान भीग गया। वर्दियां पूरी तरह से भीग गईं और टेंट सिर्फ कैनवास के खोल बनकर रह गए, जिनमें कोई बिस्तर नहीं था। इसके ऊपर से ब्रिटिश बिना किसी उचित परिवहन या सामान वाहक दल के पहुंचे थे, जिससे सैनिकों को स्थानीय स्तर पर जुटाई गई गाड़ियों और तातार समुदायों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। आवश्यक गाड़ियों का आधा हिस्सा भी मैदान में लाने में कई दिन लग गए, जिससे कई सैनिकों को अपनी राशन, गोला बारूद और सामान कई दिनों तक खुद ही ढोना पड़ा। 19 सितंबर को जब तट पर सब कुछ व्यवस्थित हुआ, तो मित्र सेनाएं सेवस्तोपोल की ओर बढ़ीं। फ्रांसीसी सैनिक समुद्र के किनारे दाईं ओर मार्च कर रहे थे। उनकी नीली वर्दियां ब्रिटिश सैनिकों की लाल ट्यूनिक से अलग थीं और बेड़ा भी उनके साथ दक्षिण की ओर बढ़ता गया। वे अल्मा की पहली परीक्षा तक पहुंच गए। यहां ब्रिटिश और फ्रांसीसी पैदल सेना ने नदी के किनारे रूसी मोर्चों को पार कर लिया, भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह सफलता कुछ हद तक नए हथियारों पर निर्भर थी। फ्रांसीसी मिनियर शैली की राइफलें और ब्रिटिश पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल्ड मस्कट्स रूसी इकाइयों की स्मूथ बोर बंदूकों की तुलना में कहीं अधिक दूरी और सटीकता देती थी। अल्मा में रिपोर्टों के अनुसार ब्रिटिश गार्ड्स की कुछ लगातार गोलीबारी से रूसी टुकड़ियां भारी नुकसान झेलने लगीं, इससे पहले कि वे संगीनों से दूरी कम कर पाती। जीत के बावजूद मित्र देशों ने एक मौका गंवा दिया। लाभ मिलने पर भी उन्होंने सेवस्तोपोल पर तुरंत कब्जा करने के बजाय दक्षिण से उसकी घेराबंदी करना चुना। इस विराम ने रूसियों को रक्षा मजबूत करने का समय दिया। मित्र देशों के कमांडरों ने आसपास के बंदरगाहों पर कब्जा करना प्राथमिकता दी। ब्रिटिशों के लिए बालाक्लावा को आपूर्ति बेस के रूप में चुना गया, जबकि फ्रांसीसी ने बड़े बंदरगाह कामियाचे पर कब्जा किया और अंततः वहां दुकानों, बार और भंडारण शेड्स के साथ एक व्यस्त लॉजिस्टिक्स हब बना दिया। इतिहासकारों ने बाद में ब्रिटिश फील्ड मार्शल लॉर्ड रेगलैंड द्वारा बालाक्लावा के चयन को एक रणनीतिक गलती माना। इसमें गहराई कम थी और खुले किनारे से आपूर्ति लाइनें असुरक्षित हो गईं। आपूर्ति समस्याएं बढ़ने लगी। नवंबर मध्य में बालाक्लावा बंदरगाह में भीषण तूफान आया, जिसमें 30 जहाज तबाह हुए, जिनमें कई में सर्दियों के कपड़े और आपूर्ति थी। जैसा कि बाद में ब्रिटिश चिकित्सा अधिकारियों ने अफसोस जताया, लोग कमजोर टेंटों में ठंड से जम गए या भूख से मर गए और डायरिया तथा हैजा जैसी बीमारियों से पीड़ित हुए। उस सर्दी में बीमारी और ठंड ने रूसी गोलियों से ज्यादा सैनिकों की जान ली। इस बीच मुख्यालय और मोर्चे के बीच संचार नए लगाए गए टेलीग्राफ लाइनों पर निर्भर था, जो आदेश और नियंत्रण का एक नया तरीका था। रेलवे अभी पूरी तरह से नहीं आई थी, लेकिन 1855 की शुरुआत तक
मित्र देशों ने बालाक्लावा से घेरे की रेखाओं तक ग्रैंड क्रीमियन सेंट्रल रेलवे पूरी कर ली थी, जिससे लंबे समय तक चलने वाले घेरे की रसद व्यवस्था बदल गई थी। अक्टूबर तक मित्र देशों के इंजीनियर सेवस्तोपोल के दक्षिण में घेराबंदी की खाइयां और तोपों की जगह बना रहे थे, जिससे युद्ध का सबसे भयावह और सबसे लंबा चरण शुरू हुआ, जिसे सेवस्तोपोल की घेराबंदी कहा जाता है। अभियान के शुरुआती चरणों में खराब योजना, आपूर्ति विफलता, जल्दबाजी में फैसले और युद्ध की जटिल समस्याएं उजागर हो गई थीं, जो न पूरी तरह नेपोलियनिक थी न औद्योगिक। जैसे ही मित्र देशों की सेनाएं ट्रेंच युद्ध के लिए खुदाई करने लगीं, यह साफ था कि अभियान में सहन शक्ति, अनुकूलन और बेहतर संगठन क्षमता चाहिए होगी। जैसे ही सेवस्तोपोल की घेराबंदी दूसरे महीने में पहुंची, क्रीमिया प्रायद्वीप पर चल रही शांत गतिरोध को 25 अक्टूबर को अचानक भड़की हिंसा ने तोड़ दिया। बालाक्लावा की लड़ाई क्रीमियन युद्ध की सबसे प्रसिद्ध और दुखद भिड़ंतों में से एक बन गई, जिसमें लाइट ब्रिगेड का दुर्भाग्यपूर्ण चार्ज इस दिन को हमेशा के लिए इतिहास और जनमानस में दर्ज कर गया। यह दिन एक रूसी आक्रमण के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य मित्र देशों की घेराबंदी को बाधित करना था। जनरल लिप्रांडी के नेतृत्व में रूसी सेनाओं ने बालाक्लावा में ब्रिटिश बेस पर हमला किया। उनका तत्काल लक्ष्य रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करना और तट से मोर्चे तक जाने वाली महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन को खतरे में डालना था। लड़ाई की शुरुआत में रूसी सैनिकों ने ओटोमन के कब्जे वाले कई किलों पर कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटिश कमांडरों को मोर्चा संभालने के लिए घुड़सवार सेना तैनात करनी पड़ी। पास में तैनात घुड़सवार टुकड़ियों में लाइट ब्रिगेड भी थी, जिसकी कमान मेजर जनरल जेम्स ब्रूडिनेल 7वें अर्ल ऑफ कार्डिगन के हाथों में थी। लाइट ब्रिगेड एक गर्वित और तेज घुड़सवार टुकड़ी थी, जिनके पास तलवारें और कार्बाइन थीं। इनका मुख्य उपयोग दुश्मन की टूटी पंक्तियों का पीछा और टोही था, न कि किलेबंद तोपों पर सीधा हमला। लेकिन गलतफहमियों की एक श्रृंखला ने उन्हें ठीक उसी मिशन पर भेज दिया। इस भ्रम की वजह बना एक अस्पष्ट आदेश, जिसे ब्रिटिश कमांडर इन चीफ लॉर्ड रैगलन ने दिया था। रैगलन को डर था कि रूसी कब्जा की गई तोपें हटा सकते हैं, इसलिए उन्होंने आदेश दिया। लॉर्ड रैगलन चाहते हैं कि कैवेलरी तेजी से आगे बढ़े, दुश्मन का पीछा करे और दुश्मन को तोपें ले जाने से रोकने की कोशिश करे। यह आदेश उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एरी से कैवेलरी डिवीजन के कमांडर लॉर्ड लुकन और फिर कार्डिगन को पहुंचा। लेकिन किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस तोपों की बात हो रही थी। रैगलन पहाड़ी से सब देख रहे थे और उनका मतलब रेडआउट्स की तोपों से था, जबकि घाटी में लुकन और कार्डिगन ने सिर्फ अपने सामने भारी किलेबंद रूसी तोपखाना देखा। जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो कप्तान नोलन, जिन्होंने आदेश पहुंचाया था, ने कथित तौर पर घाटी की ओर अस्पष्ट इशारा किया, जिससे यह गलतफहमी और मजबूत हो गई कि सामने से सीधा हमला करना जरूरी है। और इसी तरह शुरू हुआ वह कुख्यात हमला, जो बाद में मौत की घाटी के नाम से जाना गया। घाटी के दोनों ओर रूसी तोपें तैनात थीं और उनके ठीक सामने एक पूरी बैटरी थी। जैसे ही लाइट ब्रिगेड गरजते हुए आगे बढ़ी, सैनिकों को तीनों ओर से तोपों की गोलियों की बारिश का सामना करना पड़ा। घोड़े दर्जनों की संख्या में गिर गए और कई सैनिक दुश्मन की पंक्तियों तक पहुंचने से पहले ही मारे गए। इसके बावजूद घुड़सवार सैनिक सभी बाधाओं के बावजूद रूसी तोपों की पंक्ति तक पहुंच गए और तोपचियों से भयंकर हाथापाई में भिड़ गए। कई को मार गिराया और कुछ तोपों को अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। बिना समर्थन के घुड़सवार अपनी स्थिति नहीं बना सकते थे। रूसी पैदल सेना और तोपखाने ने फिर गोलाबारी शुरू की, क्योंकि बचे सैनिकों को उसी रास्ते से लौटना पड़ा जिससे वे आगे बढ़े थे। यह सब कुछ मिनटों में खत्म हो गया। 600 से अधिक सैनिकों में से जो इस हमले में शामिल थे, लगभग 110 मारे गए, 160 से अधिक घायल हुए और 375 घोड़े मारे गए। मूल बल के आधे से भी कम सैनिक बिना किसी चोट के लौटे। गिरने वालों में अधिकारी और सैनिक कई ब्रिटेन के जमींदार वर्ग से थे।
लाइट ब्रिगेड का हमला एक सामरिक आपदा था, लेकिन यह जनता की कल्पना में इससे कहीं अधिक बन गया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविता, जो युद्ध के कुछ ही हफ्तों बाद प्रकाशित हुई थी, ने घुड़सवार सैनिकों की बहादुरी और धैर्य को अमर कर दिया। उनकी पंक्तियां अनिवार्य विनाश के सामने महान बलिदान की एक मार्मिक छवि प्रस्तुत करती है। इस कविता को व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया गया, जिससे युद्ध के प्रति ब्रिटिश नजरिया वीरता और सम्मान से जुड़ गया, हालांकि इसमें गलतियां थीं। उनकी कविता द चार्ज ऑन ऑफ द लाइट ब्रिगेड इस प्रकार है। आधा लीग, आधा लीग, आधा लीग आगे मौत की घाटी में सभी 600 सवार चले। आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड, तोपों पर धावा बोलो। मौत की घाटी में 600 सवार चले। आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड। क्या वहां कोई आदमी घबराया हुआ था? नहीं, हालांकि सैनिक जानते थे कि किसी ने गलती की थी। उनका काम जवाब देना नहीं था, उनका काम कारण पूछना नहीं था, उनका काम सिर्फ करना और मरना था। मृत्यु की घाटी में 600 सवार गए। उनके दाईं ओर तोपें थीं, उनके बाईं ओर तोपें थीं, उनके सामने तोपें थीं, गोलियों और गोले की बारिश में गरज रही थीं। वे साहस के साथ आगे बढ़े। मृत्यु के जबड़ों में, नरक के मुंह में 600 सवार घुसे। उनकी सारी तलवारें नंगी चमक उठीं। जैसे ही वे हवा में मुड़े, वहां तोपचियों पर तलवार चलाते हुए, दुश्मन पर हमला करते हुए, जब सारी दुनिया हैरान थी, वे बैटरी के धुएं में डूब गए। सीधा मोर्चा तोड़ दिया। कोसैक और रूसी तलवार के वार से लड़खड़ा गए, बिखर गए और टूट गए। फिर वे लौटे, लेकिन नहीं, वे 600 नहीं लौटे। उनके दाईं ओर तोपें थीं, उनके आगे पीछे तोपें थीं, पे थीं। गोलियों और गोलों की बारिश हो रही थी। गोली और गोले की बौछार में घोड़े और वीर गिरते गए। जिन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई की थी, वे मौत के जबड़ों से होकर नरक के मुंह से कदून के मुंह से वापस लौट आए। जो भी उनमें से बचा था, 600 में से जो बचे थे, उनकी महिमा कब फीकी पड़ सकती है? उनके जंगली हमले से पूरी दुनिया हैरान रह गई। उनके हमले का सम्मान करो, लाइट ब्रिगेड का सम्मान करो। महान 600। उद्धरण समाप्त। फिर भी जिन लोगों ने इसे झेला, उनके लिए वह हमला एक कड़वी और दुखद याद थी। सार्जेंट विलियम बटलर, जो हमले के वक्त 29 साल के थे, ने बाद में उस अफरा तफरी और नरसंहार को याद करते हुए कहा, मेरा खून गर्म हो गया था और मैं दुश्मन के करीब जाना चाहता था। हर तरफ गोलियां और गोले आ रहे थे। जो थोड़े लोग तोपों तक पहुंचे, और मैं भी उनमें शामिल था, पागलों की तरह दौड़ पड़े और हम उन्हें कब्जे में लेने और बेकार करने में सफल रहे। कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे मैंने पीछे हटने का संकेत समझा, तो जितने लोग इकट्ठा कर सके उन्हें साथ लिया। लेकिन वापस जाना आने से भी बुरा था, क्योंकि हमारी राह में एक रेजिमेंट खड़ी थी और तोपें हम पर चल रही थीं। मुझ पर 2 कोसैक सैनिकों ने हमला किया। मैंने अपने दाईं ओर वाले से मुकाबला किया और उसे मार गिराया। उसी समय दूसरे ने मुझ पर वार किया, जिससे मेरी नाक, ठुड्डी और लगाम पकड़ने वाला हाथ कट गया। लेकिन उसने फिर वार नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। उद्धरण समाप्त। उसके शब्द लाइट ब्रिगेड के हमले की विशेषता बनने वाले डर, कर्तव्य और दृढ़ संकल्प के जटिल मिश्रण को उजागर करते हैं। बालाक्लावा की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सैन्य नेतृत्व और संचार में गंभीर कमियों का खुलासा हुआ। हमले के बाद आरोप प्रत्यारोप का तूफान आ गया। रैगलन ने लुकन को दोषी ठहराया, लुकन ने कार्डिगन को दोषी ठहराया। कार्डिगन, जो घाटी से सुरक्षित निकल गए थे, ने सबको दोषी ठहराया। यह घटना न केवल ब्रिटिश वीरता का प्रतीक बन गई, बल्कि एक ऐसे सैन्य कमांड सिस्टम का भी प्रतीक बन गई जो खराब संचार और पुरानी नीति के कारण पंगु हो गया था। फिर भी इस आपदा के बाद भी घुड़सवार सैनिकों की बहादुरी ने जनता को आकर्षित किया। एक ऐसा दौर था जब मोर्चे से खबरें अब कुछ ही दिनों में टेलीग्राफ के जरिए लंदन भेजी जा सकती थीं। लाइट ब्रिगेड का चार्ज
युद्ध की पहली वैश्विक मीडिया घटनाओं में से एक बन गया। चित्रित अखबारों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और टेनिसन की कविता ने यह सुनिश्चित किया कि शहीदों को याद रखा जाए, सिर्फ गलती के शिकार नहीं बल्कि नायक भी। क्रीमियन युद्ध के व्यापक संदर्भ में बालाक्लावा की लड़ाई ने सेवास्तोपोल की घेराबंदी को निर्णायक रूप से नहीं बदला। इसके बजाय इसका परिणाम एक सामरिक बराबरी के रूप में निकला, जिसमें किसी भी पक्ष को निर्णायक जीत नहीं मिली। ब्रिटिश और उनके सहयोगियों ने बालाक्लावा में आपूर्ति आधार बचा लिया, लेकिन बंदरगाह पर नजर रखने वाले महत्वपूर्ण रक्षात्मक स्थानों का नियंत्रण खो दिया। इस प्रकार जैसे जैसे सेवास्तोपोल की घेराबंदी कठोर सर्दियों और लगातार बमबारी के बीच जारी रही, उस अक्टूबर के हमले की यादें बनी रहीं। औद्योगिक युद्ध की बढ़ती छायाओं के बीच वीरता की गूंज के रूप में। अक्टूबर 1854 में सहयोगी सेनाओं ने सेवास्तोपोल के दक्षिणी रास्तों को घेरकर खाइयां खोदना शुरू किया, लेकिन शुरुआत से ही इस घेराबंदी को कुप्रबंधन, गलत संचार और दुख ने घेर लिया था। उनकी तैयारियां दीर्घकालिक अभियानों की वास्तविकता के मुकाबले पूरी तरह से अपर्याप्त थीं। बालाक्लावा, मुख्य ब्रिटिश आपूर्ति बंदरगाह, एक मछुआरों का गांव था जो इतने लोगों, जानवरों, हथियारों और खाने की आपूर्ति के लिए तैयार नहीं था। कामियाश के बड़े बंदरगाह तक पहुंचने से फ्रांसीसी लोगों की स्थिति बेहतर थी, लेकिन वहां भी अव्यवस्था थी। आपूर्तियां कई दिनों तक समुद्र तटों पर पड़ी रहती थीं। चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही साधारण थीं और हजारों घायल लोग गंदगी भरी हालत में पड़े रहते थे। खराब हालात का अंदाजा देने के लिए लेखक और इतिहासकार क्रिस्टोफर हिब्बर्ट ने अपनी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड रैगलन, ए ट्रेजेडी ऑफ द क्राइमियन वॉर में बालाक्लावा का वर्णन किया है। किनारे पर अव्यवस्था भयानक थी। कोयले के ढेर फटे हुए बोरों के ऊपर लगे थे, जिनसे गीली गुठलियों के रूप में आटा बाहर निकल रहा था। कपड़ों की गांठों को कीचड़ में रास्ता बनाने के लिए पत्थर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। टूटी हुई पेटियां, सड़ा हुआ मांस, गोला बारूद के डिब्बे, हजारों तंबू की कीलें, लकड़ी की झोपड़ियों के टुकड़े, सब कुछ इधर उधर बेतरतीब ढंग से गोदामों या सड़कों पर फेंके हुए थे। आदमी बारूद के ड्रमों पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। सड़न से उल्टी आ रही थी। चूहे और आवारा कुत्ते हर ओर दौड़ रहे थे। तुर्की सैनिक बीमार और भूखे सड़कों पर गिरकर मर रहे थे। छोटे शहर की झोपड़ियां, जिन्हें अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, दरवाजों तक भरी हुई थीं, या यूं कहें कि दरवाजों पर लटके कीचड़ से सने सड़े हुए टेंट के टुकड़ों तक, जिनके आर पार अंदर की बदबूदार अंधेरे से कमजोर कराहों की दबे स्वर बाहर आते थे, जिन्हें राहगीर अनदेखा कर देते थे, जैसे वे दर्द, गंदगी और मौत के आदी हो गए हों। क्रीमियन सर्दी शुरू होते ही मित्र सेनाओं को रूसियों की रक्षा के साथ साथ प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ी। तेज बारिश ने सड़कों को कीचड़ की नदियों में बदल दिया और बर्फीली हवाएं उन टेंटों को चीरती चली गईं जो पहले से ही टपक रहे थे या जिनका ढकाव पूरी तरह गायब था। कई सैनिकों के पास ओवरकोट और जूते नहीं थे। बालाक्लावा से मोर्चे की सड़क लगभग बंद हो गई, जिससे जरूरी आपूर्ति कट गई। सबसे बुरे समय में चारे की कमी हो गई। घोड़े झुंड के झुंड मरने लगे और पूरी की पूरी डिवीजन भूखी रह गई। हैजा, मासानी पेचिश और टाइफस जैसी बीमारियां फैल गईं। कई लोगों के लिए यह कड़वी विडंबना साफ थी। सेवास्तोपोल में दुश्मन उतना घातक नहीं था जितना ठंड, भूख और सड़न थी। फिर भी इस पीड़ा के बीच इस घेराबंदी ने युद्ध लड़ने के तरीके में एक गहरा बदलाव ला दिया। यह अब तेज चालों और साहसी घुड़सवार हमलों का युग नहीं रहा था। यह औद्योगिक युग के युद्ध की शुरुआत थी। सैनिकों ने जमीन में खुदाई की, जटिल खाई नेटवर्क बनाए जो कुछ क्षेत्रों में मीलों तक फैले हुए थे। दैनिक जीवन में रोज बमबारी, स्नाइपिंग और पानी भरी खाइयों में ठंडा खाना शामिल था। क्रीमिया में युद्ध पश्चिमी मोर्चे का पूर्वाभास बनता जा रहा था, अपने समय से 60 साल पहले। इस बीच सेवास्तोपोल के अंदर रूसी प्रतिरोध दोनों ही शानदार और क्रूर था।
सैन्य इंजीनियर जनरल एडुआर्ड टोटलेबिन के नेतृत्व में शहर को एक आधुनिक किले में बदल दिया गया था। टोटलेबिन की प्रतिभा उसकी किलेबंदी को स्थिति अनुसार तुरंत ढालने में थी। यह समझते हुए कि मौजूदा समुद्र की ओर बनी रक्षा व्यवस्था का कोई खास उपयोग नहीं है, उन्होंने अंदरूनी हिस्से में कई विशाल किलेबंदी बनाई, जिनमें सबसे प्रमुख थे मलाकोफ रेडाउट और ग्रेट रेडान। इन मिट्टी के किलों में तोपें थीं जो दुश्मन की बमबारी का बहादुरी से सामना करती रहीं। रूसी तोपची जवाबी गोलाबारी में माहिर हो गए, जबकि श्रमिक बटालियनें हर रात नुकसान की मरम्मत और रक्षा मजबूत करती रहीं। कई बड़े मित्र देशों ने गतिरोध तोड़ने की कोशिश की। 18 जून 1855 को एंग्लो फ्रांसीसी सेनाओं ने पूर्ण पैमाने पर हमला किया, लेकिन इसमें समन्वय की समस्या थी। ब्रिटिशों को ग्रेट रेडान पर भारी नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा, जबकि फ्रांसीसी जो मलाकोफ पर हमला कर रहे थे कोई महत्वपूर्ण सेंध नहीं लगा सके। हजारों की संख्या में हताहत हुए, लेकिन इसके बदले में दिखाने के लिए बहुत कम था। अंतिम प्रयास कुछ महीनों बाद 8 सितंबर को आया, जब फ्रांसीसी सेनाएं इस बार बेहतर तैयारी के साथ मलाकोफ पर धावा बोलने में सफल रहीं। ब्रिटिश सेनाओं ने एक बार फिर रेडान को निशाना बनाया, लेकिन उन्हें एक और खूनी हार का सामना करना पड़ा। फिर भी मलाकोफ की हार निर्णायक रही। यह समझते हुए कि सेवस्तोपोल को रोकना असंभव है, रूसी उच्च कमान ने खाड़ी पार पीछे हटने का आदेश दिया। रातों रात रूसी सेनाओं ने अपने नौसैनिक भंडार में आग लगा दी, बची हुई जहाजों को उड़ा दिया और शहर के दक्षिणी हिस्से को छोड़ दिया। मित्र सेनाएं थकी हारी उस जगह पहुंची जो रूस का कभी गर्वित नौसैनिक बंदरगाह था, पर अब सिर्फ खंडहर रह गया था। घेराबंदी 11 क्रूर महीनों तक चली, जिसमें लड़ाई, बीमारी और भूख के कारण 1,20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। ब्रिटेन के लिए यह एक चेतावनी थी, जिसने सैन्य लॉजिस्टिक्स, कमान और बुनियादी ढांचे की बड़ी खामियां उजागर की। फ्रांस के लिए यह सैन्य पुनरुत्थान का प्रतीक और युद्ध की कीमतों की क्रूर याद थी। रूस के लिए यह एक विनाशकारी मनोवैज्ञानिक झटका था, जिसने ज़ार की सेना की ताकत पर संदेह पैदा कर दिया और साम्राज्य की नौकरशाही के भीतर की सड़न को उजागर कर दिया। फिर भी सेवस्तोपोल का पतन अंत नहीं था। युद्ध 1856 तक चला, नए क्षेत्रों में फैला और नई त्रासदियां लाया। फिर भी जैसे ही शहर के चारों ओर की ऊंचाइयों से धुआं छंटा, एक और शांत युद्ध लड़ा जा रहा था, जो मोर्चे से दूर सैन्य अस्पतालों के बुखार से ग्रस्त वार्डों में लड़ा जा रहा था। यह घायलों का युद्ध था। यह अभियान गोलियों या संगीनों का नहीं, बल्कि टूटे शरीरों, संक्रमित घावों और देखभाल के हताश प्रयासों का था। और इसके केंद्र में 2 असाधारण महिलाएं थीं, जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा के पूरे मार्ग को बदल दिया था। जब क्रीमिया की पहाड़ियों पर तोपें गरज रही थीं, तो मोर्चे के पीछे एक बिल्कुल अलग युद्ध लड़ा जा रहा था। एक ऐसा युद्ध जो तलवारों या गोलों से नहीं, बैट्स के जिस्म से नहीं, बल्कि साबुन, आंकड़ों और करुणा से लड़ा जा रहा था। यह कॉन्स्टेंटिनोपल से बोस्फोरस के पार स्थित स्कूटरी अस्पताल के बदबूदार गलियारों में था, जहां फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमियन युद्ध की सबसे स्थायी शख्सियत बन गईं, सुधार की प्रतीक, जिनका प्रभाव इस संघर्ष के बहुत बाद तक जीवित रहा। जब नाइटिंगेल नवंबर 1854 में स्कूटारी पहुंची, तो उनका सामना अनुशासन और व्यवस्था से नहीं, बल्कि गंदगी और निराशा से हुआ। अस्पताल, जो एक बदले हुए तुर्की बैरक में स्थित था, मोर्चे से आए घायलों से भरा हुआ था। आदमी गंदे भूसे के गद्दों पर सटे पड़े थे। उनके पास न साफ पट्टियां थीं, न पीने का पानी। गंदे पानी ने जल आपूर्ति को दूषित कर दिया था। फर्श पर चूहे भरे हुए थे और गैंग्रीन व सड़न की बदबू हवा में फैली हुई थी। घायलों में मृत्यु दर बेहद ज्यादा थी। एक समय तो यह 40% से भी ऊपर पहुंच गई थी। नाइटिंगेल, जिन्होंने जर्मनी में नर्सिंग सीखी थी और जिनमें कर्तव्य की गहरी भावना थी, के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। सिडनी हर्बर्ट, जो युद्ध सचिव थे और उनके करीबी मित्र भी थे, के समर्थन से
उन्हें 38 नर्सों की टीम के साथ पूर्व में भेजा गया था। हालांकि कई पुरुष सैन्य डॉक्टर शुरू में उनकी मौजूदगी के प्रति विरोधी थे, नाइटिंगेल फिर भी अडिग रहीं। उन्होंने कड़े स्वच्छता नियम लागू किए, फर्श साफ करवाए, चादरें उबालकर धोईं, वेंटिलेशन सुधारा और संक्रामक मरीजों को अलग किया। जैसे जैसे ये उपाय लागू हुए, स्कूटरी में मृत्यु दर नाटकीय रूप से गिर गई। कुछ स्रोतों के अनुसार यह 2% तक आ गई। लेकिन नाइटिंगेल का योगदान सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं था। वह चिकित्सा सुधार में सांख्यिकीय आंकड़े इस्तेमाल करने वालों में पहली थीं। उन्होंने नवीन डायग्राम्स का उपयोग किया, जिन्हें आज पोलर एरिया चार्ट्स के नाम से जाना जाता है, और दिखाया कि युद्ध में लगी चोटों की तुलना में अधिक सैनिक ऐसी बीमारियों से मरे जिन्हें रोका जा सकता था। मृत्यु के आंकड़ों का उनका विजुअलाइजेशन सैन्य अधिकारियों और संसद दोनों के लिए एक मजबूत तर्क बन गया। स्वच्छता सिर्फ आराम नहीं, बल्कि जीवन का सवाल था। ऐसा करके नाइटिंगेल ने ब्रिटेन में नर्सिंग के पेशेवर बनने की नींव रख दी थी। वापसी पर उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस की स्थापना में मदद की, जिससे आधुनिक नर्सिंग का मॉडल बना। इसके अलावा उनके काम ने ब्रिटिश सेना को अपनी चिकित्सा और लॉजिस्टिक्स प्रणालियों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे भविष्य के अभियानों में फील्ड स्वच्छता और अस्पताल के संगठन पर कहीं अधिक जोर दिया गया। फिर भी केवल नाइटिंगेल पर ध्यान केंद्रित करना एक और अद्भुत शख्सियत को नजरअंदाज करना होगा, जिन्होंने भी क्रीमिया में सेवा दी थी। मैरी सीकोल। जमैका में जन्मी एक नर्स और उद्यमी, सीकोल ने ब्रिटिश युद्ध कार्यालय द्वारा बार बार उनकी आधिकारिक नर्सिंग कोर में शामिल होने की अर्जी ठुकराए जाने के बाद, शायद नस्लीय भेदभाव के कारण, अपने दम पर युद्ध क्षेत्र की यात्रा की। हिम्मत न हारते हुए उन्होंने खुद यात्रा फाइनेंस कर बालाक्लावा में ब्रिटिश होटल खोला, जो घायल व थके सैनिकों के लिए क्लिनिक, कैंटीन और विश्राम स्थल था। नाइटिंगेल के विपरीत, जो पीछे के अस्पतालों में कार्यरत थीं, सीकोल अक्सर मोर्चे पर मरीजों का इलाज करतीं, आपूर्ति ले जातीं और गोलाबारी में घायलों का ध्यान रखती थीं। सैनिकों ने उन्हें मदर सीकोल का उपनाम दिया और कई लोग उन्हें नाइटिंगेल जितनी ही वीर मानते हैं। हालांकि एक सदी बाद तक सीकोल की विरासत को वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थीं। आज दोनों महिलाओं को सैन्य चिकित्सा के लंबे समय से उपेक्षित क्षेत्र में अग्रणी के रूप में सही रूप से याद किया जाता है। एक ऐसे युद्ध में जिसे रणनीतिक मूर्खता और राजनीतिक कुप्रबंधन ने परिभाषित किया, उनकी करुणा भरी कार्रवाइयां अराजकता के बीच मानव गरिमा की स्थायी गवाही के रूप में खड़ी है। उनकी कोशिशों के बावजूद युद्ध जारी रहा, सेवास्तोपोल में घेराबंदी जारी रही, लेकिन मोर्चे से दूर नाइटिंगेल और सीकोल एक शांत क्रांति छेड़े हुए थी। एक ने साफ पानी, ठोस आंकड़ों और अडिग संकल्प के साथ संघर्ष किया, और कई मायनों में यही युद्ध था, न कि मैदान में लड़ा गया युद्ध जिसने ब्रिटिश सेना को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1856 की वसंत ऋतु तक क्रीमियन युद्ध लगभग 3 साल तक चला था, जिसमें शामिल सभी प्रमुख शक्तियां थक चुकी थीं। रूस सेवास्तोपोल में हार और कमजोर अर्थव्यवस्था से परेशान था, जिससे देश में असंतोष बढ़ रहा था। युद्ध ने रूस की बुनियादी ढांचे की गहरी कमजोरियों को उजागर कर दिया था। अपर्याप्त रेलवे, पुरानी उद्योग व्यवस्था और सुस्त नौकरशाही। रूसी दरबार में यह समझ बढ़ रही थी कि लड़ाई जारी रखने से देश के भीतर पतन का खतरा है। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध भूमि की सफलताओं के बाद भी दबाव में थे। जैसे जैसे हताहतों की सूची लंबी होती गई, जनमत भी कड़वा होता गया और युद्ध की लागत, चाहे वह धन में हो या मानव जीवन में, उसे सही ठहराना और भी मुश्किल होता गया। ओटोमन साम्राज्य भले ही तकनीकी रूप से विजयी पक्ष में था, अपनी सीमाओं तक खिंच चुका था। उसकी सेना और कोष दोनों ही खतरनाक रूप से समाप्त हो चुके थे और उसकी सैन्य क्षमता का अधिकांश हिस्सा विदेशी सहायता पर निर्भर था। इसी पृष्ठभूमि में राजनयिक फरवरी 1856 में पेरिस में शांति समझौते के लिए मिले,
रूसी पक्ष की ओर से जार अलेक्जेंडर द्वितीय समझौते के लिए तैयार थे। उन्होंने सिंहासन तब संभाला जब जार निकोलस को सर्दी लगी और इलाज से इनकार करने पर मार्च 1855 में निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई। नए जार के रूप में अपनी दृष्टि से अलेक्जेंडर जानते थे कि आगे का संघर्ष उनकी सत्ता को जड़ पकड़ने से पहले ही खत्म कर सकता है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारें ऐसा समझौता चाहती थीं, विश्व की शादी चाहती थी जो रूसी विस्तार रोके बिना अपनी सेनाएं ज्यादा लगाए। पेरिस की संधि 30 मार्च 1856 को हस्ताक्षरित की गई थी और इसने युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इन शर्तों को ऐसे बनाया गया था कि संघर्ष दोबारा न हो और इन्हें इस प्रकार तय किया गया। काला सागर को तटस्थ घोषित कर सभी युद्धपोतों और किलों के लिए बंद कर दिया गया, जिससे रूस को यहां नौसैनिक शक्ति दिखाने की क्षमता नहीं रही। डेन्यूबियन रियासतें ओटोमन अधीनता में लौट गईं, लेकिन उन्हें यूरोपीय शक्तियों के संरक्षण में स्वायत्तता मिली और ओटोमन साम्राज्य को औपचारिक रूप से यूरोप के कॉन्सर्ट में शामिल कर लिया गया, जिससे उसे महान शक्तियों की कूटनीति की व्यवस्था में नाम मात्र की जगह मिली। हालांकि व्यवहार में यह मान्यता प्रतीकात्मक ही रही, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कागजों पर यह संधि ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगियों के लिए राजनयिक विजय दिखती थी। रूस को रोका गया, शक्ति संतुलन बना रहा और ओटोमन साम्राज्य ने रूसी विस्तार के खिलाफ बफर की भूमिका निभाई। फिर भी वास्तविकता उतनी निर्णायक नहीं थी। संधि ने बुनियादी प्रतिद्वंद्विताओं को हल नहीं किया था, उसने केवल उन्हें स्थगित कर दिया था। 20 वर्षों के भीतर रूस बाल्कन में फिर से अपनी स्थिति मजबूत करेगा और काला सागर से संबंधित धाराएं पूरी तरह से पलट दी जाएंगी। रूस के लिए युद्ध का अंत अपमान और एक मोड़ था। अलेक्जेंडर द्वितीय ने सुधारों का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें 1861 में किसानों की मुक्ति भी शामिल थी, जो आंशिक रूप से युद्ध के सबक के जवाब में था। ब्रिटेन के लिए युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। इसने रूस को रोक दिया था, लेकिन इसकी कीमत अपनी ही सैन्य अक्षमताओं को उजागर करने के रूप में चुकानी पड़ी। फ्रांस कुछ समय के लिए प्रतिष्ठा के साथ उभरा, जबकि ओटोमन पतन से तो बच गए, लेकिन यूरोपीय सहायता पर निर्भर रहे। पेरिस की संधि शांति समझौते से अधिक साम्राज्यों की पुरानी प्रतिद्वंद्विता में एक असहज युद्ध विराम थी। फिलहाल तो तोपें शांत हो गई थीं, लेकिन यूरोप के ऊपर मंडरा रहे तूफानी बादल वास्तव में हटे नहीं थे। सन 1856 में जब तोपें शांत हो गईं, तो बहुतों को क्रीमियन युद्ध एक अलग थलग संघर्ष लगा। यूरोप के एक दूरस्थ कोने में साम्राज्यों के बीच एक तीव्र लेकिन सीमित टकराव। फिर भी सच तो यह है कि यह एक ऐसा युद्ध था जिसकी छाया आने वाले दशकों तक बनी रही। इसने जो सबक दिए और कुछ मामलों में जो मिथक बनाए, उनकी गूंज 20वीं सदी के रक्त रंजित मैदानों तक सुनाई दी। क्रीमियन युद्ध ने सुधारों को प्रेरित किया, जिससे ब्रिटिश सेना ने आपूर्ति, चिकित्सा सेवाओं और अधिकारियों के प्रशिक्षण में बदलाव किए। वहीं रूस ने अलेक्जेंडर द्वितीय के नेतृत्व में आंतरिक बदलाव किए। युद्ध के गहरे रणनीतिक सबक, जैसे थकावट की कीमत, अस्पष्ट नेतृत्व के खतरे और आधुनिक हथियारों के सामने पुरानी रणनीतियों की निरर्थकता, अक्सर या तो आंशिक रूप से ही सीखे गए या बिल्कुल भी नहीं सीखे गए। सैन्य दृष्टि से क्रीमियन युद्ध दो युगों के बीच एक सेतु था। इसमें नेपोलियन युग की रोमांटिक झलकियां थीं। चमकीली वर्दियां, घुड़सवार हमले और घोड़े पर आदेश देते जनरल। युद्ध का मैदान औद्योगिक युग से लगातार प्रभावित हो रहा था। राइफल्ड मस्कटों ने मारक दूरी बढ़ा दी थी और पारंपरिक सीधी टक्कर और संगीन हमलों को और भी घातक या शायद आत्मघाती बना दिया था। रेल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली और लगातार बमबारी करने में सक्षम तोपखाने ने घेराबंदी को लंबे समय तक चलने वाले नरसंहार में बदल दिया था, और टेलीग्राफ ने आदेश और समाचार महाद्वीपों के पार हफ्तों के बजाय घंटों में पहुंचा दिए, जिससे कूटनीति और कमान की दुनिया छोटी हो गई। इन नवाचारों को बाद के संघर्षों में और परिष्कृत और बढ़ाया गया। सदी के अंत में लड़ी गई बोअर युद्ध में ब्रिटेन ने एक बार फिर मजबूत मोर्चों, लंबी दूरी की राइफल फायर
और आधुनिक अभियान की रसद संबंधी मांगों से जूझते हुए देखा। प्रथम विश्व युद्ध के 1914 में शुरू होने तक सेवस्तोपोल की राइफल गड्ढियां और तोपों की लड़ाइयां अजीब तरह से जानी पहचानी लगने लगी थीं। बस अब यह सब आधुनिक औद्योगिक स्तर पर और भी बड़े पैमाने पर हो रहा था। क्रीमियन युद्ध की पुरानी रणनीतियों और आधुनिक मारक क्षमता ने पश्चिमी मोर्चे की स्थिरता और भारी जनहानि की भविष्य की पहचान को दर्शाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्रीमियन युद्ध ने एक नई चीज की भी शुरुआत की, आधुनिक मीडिया युद्ध। पहली बार युद्ध संवाददाता जैसे कि द टाइम्स के विलियम हॉवर्ड रसेल ने जीवंत और अक्सर आलोचनात्मक विवरण सीधे जनता तक पहुंचाए। उनकी रिपोर्टों में आपूर्ति की अव्यवस्था, सैनिकों की पीड़ा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी हस्तियों के साहस का उल्लेख था, जिसने देश में आक्रोश और सुधार की लहर पैदा कर दी। यह युद्ध उन पहले युद्धों में से एक था जिसे फोटोग्राफ किया गया, जिसमें रोजर फेंटन की सावधानीपूर्वक तैयार की गई तस्वीरों ने विक्टोरियन दर्शकों को मोर्चे का एक चुना हुआ लेकिन वास्तविक दृश्य प्रस्तुत किया। रिपोर्टिंग और चित्रण के इस मेल ने यह एक ढांचा तैयार किया कि भविष्य में जनता युद्धों को किस तरह देखेगी और कभी-कभी उन्हें किस तरह मिथक बना देगी। इस मिथक निर्माण को द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से बेहतर कुछ नहीं दिखाता। इसके विनाशकारी परिणाम के बावजूद इस घटना को चित्रकला और गद्य में लगभग तुरंत अमर बना दिया गया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविताओं ने एक बड़ी भूल को वीरता की कहानी बना दिया और उन अभिशप्त घुड़सवारों को कर्तव्य के शहीद दिखाया। ऐसी रोमांटिक प्रस्तुतियां ब्रिटेन की सैन्य पहचान का हिस्सा बन गईं और आने वाली पीढ़ियों के लिए युद्ध के प्रति जनता की धारणा को आकार देने लगीं। इसका भी अपने आप में एक असर हुआ। जब तक पहला विश्व युद्ध आया, तब तक कई युवा पुरुषों के मन में युद्ध को एक सम्मानजनक रोमांच के रूप में देखने की सोच बनी रही, जो आंशिक रूप से विक्टोरियन युग की क्रीमिया जैसी लड़ाइयों की चयनित स्मृति से मिली थी। पोस्टरों और भाषणों में वही वीरता और बलिदान की भावना जगाई गई जैसी लाइट ब्रिगेड के चार्ज में थी। फिर भी रोमांटिक वीरता और घुड़सवार हमलों से भरे किसी रोमांच की बजाय 1914 में मोर्चे पर भेजे गए लोगों का सामना कीचड़ भरी खाइयों, लगातार तोपों की गोलाबारी और यंत्रीकृत युद्ध से हुआ, जिसने पहले विश्व युद्ध की तबाही को परिभाषित किया। आखिरकार क्रीमियन युद्ध एक चेतावनी भी था और एक खाका भी। इसने दिखाया कि जब औद्योगिक प्रगति पारंपरिक युद्ध से टकराती है तो क्या होता है, और यह भी दर्शाया कि किस तरह तेज संचार से प्रेरित जनमत किसी संघर्ष की दिशा और विरासत को आकार दे सकता है। 20वीं सदी की विनाशकारी घटनाओं के कारण लोकप्रिय इतिहास में अक्सर अनदेखा किया गया, लेकिन वास्तव में क्रीमिया में ही युद्ध के आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी, जहां तकनीक, नौकरशाही और प्रचार ने असली रूप लिया। यह दिखाता है कि पुराने युद्ध की रणनीतियां और रोमांच अब समाप्ति की ओर थीं। विवरणीय या पिन की गई टिप्पणी में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही सुप्रेमेसी वर्ल्ड वॉर 3 को मुफ्त में खेलें और अपना विशेष $25 का स्टार्टर पैक प्राप्त करें, जिसमें एक शक्तिशाली मौसमी यूनिट शामिल है जो केवल अगले 30 दिनों के लिए उपलब्ध है। आप